हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों का सटीक विश्लेषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है पहला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र जो है तृतीयक क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो पहला प्रश्न है जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो है कौन सा आता है। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर देखेंगे तो पहले देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है गतिविधियों के आधार पर जो है तीन मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र, जिसको कि प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। इसमें सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है, जैसे कृषि, खनन, मत्स्य पालन और पशुपालन। इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। किसको? प्राथमिक क्षेत्र को जो है यह कहा जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें द्वितीयक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर इसको बोलते हैं। यहाँ जो है प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को मशीनों द्वारा नए उत्पादों में बदला जाता है, जैसे लोहा, इस्पात उद्योग, कपड़ा मिल, बिस्किट बनाना। इसे विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र जो है कहा जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें तृतीयक क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर। यहाँ जो है कोई वस्तु नहीं बनाता बल्कि ऊपर के दोनों क्षेत्रों को सेवा यानी सर्विस प्रदान करता है, जिसको तृतीयक क्षेत्र जो है कहा जाता है। गहराई से समझे तो यदि किसान यानी प्राइमरी को अपना अनाज शहर ले जाना है तो उसे ट्रक ट्रांसपोर्ट चाहिए, पैसे के लिए बैंक यानी बैंकिंग चाहिए। ये सब जो है क्या है, तो यह सब तृतीयक क्षेत्र है। चतुर्थक क्षेत्र यानी कि क्वाटनरी में जो है इसमें सूचना अनुसंधान यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ज्ञान आधारित सेवाएं जो है यह चतुर्थ वर्ग के क्षेत्र में जो है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, यंग इंडिया जो है, यंग इंडिया पत्रिका का जो है संपादन किसने किया है। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन जो है यंग इंडिया और गांधी जी की पत्रकारिता। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन जो है यह गांधी जी के द्वारा जो है किया गया है। गांधी जी ने अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए लेखन को हथियार बनाया। यंग इंडिया की बात करते हैं तो 1919 से 1931 यह अंग्रेजी में थी। इसमें जो है गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा की व्याख्या जो है यंग इंडिया में गांधी जी के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट है नवजीवन। यह गांधी जी द्वारा जो है गुजराती और जो है हिंदी में जो है प्रकाशित पत्रिका जो है यह नवजीवन थी। हरिजन की बात करते हैं तो हरिजन पत्रिका जो है 1933 में छुआछूत के विरुद्ध जो है और दलित उत्थान के लिए उन्होंने जो हरिजन नाम से जो है एक पत्रिका की शुरुआत जो है गांधी जी के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट है इसमें इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो है यह उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए जो है इंडियन ओपिनियन पत्रिका का जो है संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली सल्तनत में जो है चालीसा दल यानी तुर्कान चिहलगानी का गठन किसने किया। तो तुर्कान चिहलगानी जो है यह जो है किसके द्वारा किया गया था। तुर्कान चिहलगानी का गठन तो जिसको कि चालीसा दल बोला जाता है, तुर्कान चिहलगानी। दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दौर में जो है सुल्तान की स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। गठन की बात करते हैं तो गठन जो है इसका इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था और इल्तुतमिश ने जो है अपने भरोसेमंद 40 तुर्क सरदारों का एक समूह बनाया। ये प्रशासन चलाने और युद्ध में जो है सुल्तान की मदद करते थे। पावर गेम की बात करते हैं तो धीरे धीरे यह दल इतना शक्तिशाली हो गया कि वे तय करने लगे कि अगला सुल्तान कौन बनेगा, जैसे रजिया सुल्तान के समय जो है देखने को मिला था। विनाश की बात करते हैं इसमें, विनाश जो है यह बलबन खुद कभी इस दल का जो है सदस्य रहा था, यानी जो है चालीसा दल का जो है गठन उसमें जो है बलबन रहा था और वह जो है इसकी चालाकी जानता था। सुल्तान बनते ही उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई और चालीसा दल के सदस्यों को मरवाकर इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया ताकि सुल्तान की शक्ति सर्वोच्च जो है बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1928 में गुजरात में हुए प्रसिद्ध बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो बारदौली सत्याग्रह 1928 का महत्व जानते हैं। यह केवल एक किसान आंदोलन नहीं था बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कारण की बात करते हैं तो अकाल और आर्थिक मंदी के बावजूद बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने लगान में जो है 22% की बढ़ोतरी जो है कर दी थी। रणनीति की बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को संगठित किया और उन्हें लगान न देने की शपथ दिलाई। उन्होंने पूरे क्षेत्र को शिविरों में बांटकर अनुशासन बनाए रखा, यानी कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट आता है इसमें परिणाम की बात करते हैं। सरकार को जो है
बारदोली सत्याग्रह के बाद झुकना पड़ा और लगान घटाकर मात्र 6.03 जो है कर दिया गया। सरदार पटेल का उदय, इस सफलता ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जो है नेता बना दिया और उन्हें भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने आज़ादी के बाद जो है रियासतों का जो है विलय करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2020 की स्थिति के अनुसार जो है भारतीय रेलवे के मार्ग यानी रूट की कुल लंबाई कितनी है। तो 2020 की स्थिति के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर जो है लगभग 67,956 किलोमीटर होगा। व्याख्या की बात करते हैं, 31 मार्च 2020 की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे का कुल मार्ग नेटवर्क जो है रूट लेंथ जो है लगभग 67,956 किलोमीटर जो है यह हो गया था। अतिरिक्त जानकारी की बात करते हैं तो अगर कुल ट्रैक लंबाई यानी रनिंग ट्रैक की बात करें तो यह 99,235 किलोमीटर से ज़्यादा थी। भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है इसमें भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे एक नज़र में। भारतीय रेल जो है देश की जीवन रेखा मानी जाती है। इतिहास की बात करते हैं तो पहली ट्रेन जो है 16 अप्रैल जो है 1853 को बोरी बंदर यानी मुंबई से थाने के बीच चली थी, जो 34 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। प्रशासन की बात करते हैं, भारतीय रेलवे 19 जोन में बटा हुआ है। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, नई दिल्ली में है। गेज की बात करते हैं, भारत में मुख्य रूप से ब्रॉड गेज यानी 1.676 मीटर का उपयोग होता है। वर्तमान में रेलवे का लक्ष्य 100% विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन करना इसका जो है प्राथमिक उद्देश्य है। नेक्स्ट है 2020 का डेटा जो है 67,956 किलोमीटर का रूट पूरी दुनिया में जो है अमेरिका, चीन और रूस के बाद जो है भारत का जो है चौथा पोजीशन यानी 4 नंबर पर इसका पोजीशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विदेशी कंपनी सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। तो इसका जो है आगमन की बात करते हैं, सबसे पहले 1498 में जो है पुर्तगाली कंपनी आया। वास्को डी गामा जो है 20 मई 1498 को पुर्तगाली खोजी यात्री वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत यानी कालीकट केरल पहुंचा था। उद्देश्य की बात करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य जो है मसालों खासकर काली मिर्च का व्यापार करना उसका मुख्य उद्देश्य था। प्रथम फैक्ट्री की बात करते हैं, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1503 ईस्वी में कोचीन में जो है स्थापित जो है पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। प्रस्थान की बात करते हैं तो सबसे बाद में जो है प्रस्थान जो है 1961 ईस्वी में किया। भारत को जो है 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई थी, लेकिन पुर्तगालियों ने गोवा और दमन और जो है द्वीप को छोड़ने से मना कर दिया था। ऑपरेशन विजय की बात करते हैं, ऑपरेशन विजय अंततः भारत सरकार को सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। 19 दिसंबर 1961 को जो है पुर्तगालियों ने आत्मसमर्पण किया और गोवा को भारत में शामिल किया गया। इस प्रकार पुर्तगाली जो है भारत में लगभग 463 वर्षों तक जो है शासन किया, राज किया। नेक्स्ट आता है पुर्तगालियों का जो है कंपनियों के आगमन का जो है क्रम याद रखने का ट्रिक इसमें देखते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है पुर्तगाली की बात करते हैं तो पुर्तगाली जो है सबसे पहले 1498 ईस्वी में आया। डच जो है 1602 ईस्वी में आया। अंग्रेज जो है 1608 सूरत में पहली फैक्ट्री के प्रयास के साथ जो है अंग्रेज आया। डेनिश जो है 1616 ईस्वी में आया और फ्रांसीसी जो है 1664 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी। संगम साहित्य के बारे में पूछा है। संगम साहित्य जो है प्राचीन भारत का एक बेहद समृद्ध साहित्य है। संगम का अर्थ जो है क्या होता है। संगम शब्द का अर्थ है गोष्ठी या सभा। क्या होता है, गोष्ठी या सभा होता है। प्राचीन काल में तमिल कवियों और विद्वानों का एक सम्मेलन हुआ करता था जिसे संगम कहा जाता था। ये सम्मेलन जो है मदुरई के पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित होते थे। उस समय जो है 3 संगम हुआ। द 3 संगम की बात करें तो 3 संगम, परंपरा के अनुसार कुल 3 संगम जो है आयोजित हुआ था। प्रथम संगम की बात करते हैं तो प्रथम संगम जो है मदुरई में हुआ। इसका कोई ग्रंथ जो है उपलब्ध नहीं है। द्वितीय संगम की बात करते हैं तो कपाटपुरम में हुआ। इसका एकमात्र बचा हुआ ग्रंथ तोल्कापियम है जो कि तमिल व्याकरण की किताब है। नेक्स्ट है तृतीय संगम, यह भी मदुरई में हुआ। आज हमारे पास जो भी संगम साहित्य उपलब्ध है वह इसी तीसरे संगम का हिस्सा जो है बचा हुआ है। तोल्कापियम पूछेगा क्या है तो तोल्कापियम जो एक प्रकार का तमिल व्याकरण है। नेक्स्ट जो है इसमें मुख्य रचनाएं की वर्क्स की बात करें तो संगम साहित्य को मुख्यतः 2 श्रेणियों में बांटा गया है। मेल कनक्कू जो है इसमें 18 प्रमुख कविताएं हैं।
खीनाकनक्कू इसमें जो है नीति शास्त्र यानी एथिक्स से जुड़ी 18 लघु कविताएं हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ जो है तिरुक्कुरल जिसे लेखक तिरुवल्लुर हैं, इसी का जो है एक प्रकार का हिस्सा है। प्रसिद्ध महाकाव्य की बात करते हैं तो फेमस एपिक्स जो है यह शिल्पादिकरम है। क्या है शिल्पादिकरम? इसके लेखक इलंगो आदिगल हैं। इसे तमिल साहित्य का जो है प्रथम महाकाव्य जो है माना जाता है। तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य जो है किसको माना जाता है? शिल्पादिकरम को माना जाता है। मणि मैकले की बात करते हैं, इसके लेखक जो है शीतले सतनार है। कभी कभी पूछ देता है मणि मैकले, तो मणि मैकले के लेखक शीतले सतनार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली, अलाउद्दीन ने जो है दिल्ली में 3 मुख्य बाजार स्थापित किए थे। खाद्यान्न बाजार की बात करते हैं जिसको मंडी बोलते हैं, जहां अनाज, गेहूं, चावल आदि जो है बिकता था। सराय ए अदल की बात करते हैं, यह कीमती कपड़े, चीनी, जड़ी बूटियों, मेवा और घी जैसे वस्तुएं यहाँ बिकती थी। घोड़ों, गुलामों और मवेशियों का बाजार, जहां जानवरों और दासों की बिक्री हुआ करता था। नेक्स्ट आता है इसमें मूल्य निर्धारण की बात करते हैं, प्राइस जो है फिक्सेशन। सुल्तान ने हर छोटी से छोटी वस्तु की कीमत सरकारी तौर पर तय कर दी थी। दुकानदार जो अपनी मर्जी से दाम नहीं बढ़ा सकते थे। उदाहरण के तौर पर जो गेहूँ जो है 7.1/2 यानी जीतल प्रति मन जो है इसको मिलता था। 7.5 जीतल प्रति मन जो है यह गेहूं मिलता था। जो है 4 जीतल प्रति मन जो है यह मिलता था। नेक्स्ट आता है इसमें कठोर प्रशासन की बात करते हैं। कठोर प्रशासन और अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेशन। बाजार को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन ने एक नया विभाग बनाया और कड़े अधिकारी को नियुक्त किए थे। इसमें जो है सहना ए मंडी, यह प्रत्येक बाजार का अधीक्षक यानी कि सुपरिटेंडेंट होता था। उसका काम यह देखना था कि कोई बेईमानी ना हो, जिसको सहना ए मंडी बोलता था। दीवान ए रियासत की बात करते हैं, यह पूरे व्यापारिक तंत्र का जो है प्रमुख अधिकारी जो है हुआ करता था, दीवान ए रियासत। बड़ीत और मुनियान, बड़ीत और जो है मुनहियान जो है यह सुल्तान के गुप्तचर यानी स्पाइस होते थे। स्पाई, ये उसे जो है बाजार की पल पल की खबरें जो है सुल्तान को पहुंचाया करता था। नेक्स्ट आता है इसमें राशनिंग और जो है सख्त दंड व्यवस्था। राशनिंग प्रणाली की बात करते हैं, अकाल या सूखे के समय अनाज की कमी ना हो इसके लिए जो है सरकारी गोदाम जो है बनाए गए थे। प्रत्येक घर को निश्चित मात्रा में जो है अनाज मिलता था। नेक्स्ट है सख्त सजा। यदि कोई दुकानदार कम तोलता था तो सजा के तौर पर उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। यह हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से अक्सर जो है प्रश्न परीक्षाओं में गहराई से पूछे जाते हैं। तो इस डर के कारण जो है भ्रष्टाचार और जमाखोरी लगभग जो है खत्म हो गई है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जो है संबंधित प्रश्न जो है, तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे परिचय और खोज। नामकरण की बात करते हैं, इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके शुरुआती स्थल सिंधु नदी के किनारे मिले। हड़प्पा इसका पहला खोजा गया स्थल था 1921 ईस्वी में। खोजकर्ता की बात करते हैं तो राय बहादुर यानी कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी। समय सीमा की बात करते हैं, परिपक्व काल लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक जो है यह माना जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें नगर नियोजन की बात करते हैं, अर्बन प्लानिंग। सबसे खास विशेषता इसका अर्बन प्लानिंग था। हड़प्पा सभ्यता अपनी बेहतरीन नगर योजना के लिए जानी जाती है। ग्रिड प्रणाली की बात करते हैं, ग्रिड सिस्टम। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी। जल निकासी, ड्रेनेज सिस्टम जो है, नालियाँ पक्की ईंटों से बनी थी और ढकी हुई थी। यह उस समय की स्वच्छता के प्रति जागरूकता को जो है यह दर्शाता है। 2 हिस्से जो है शहर जो है 2 भागों में बटे थे। पश्चिमी टीला जिसको दुर्ग बोला जाता था जहां शासक वर्ग रहता था, और पूर्वी टीला निचला शहर जहां आम नागरिक जो है निवास किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 39 का डी का क्या प्रावधान है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 39 डी में क्या प्रावधान है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP का एक बहुत ही
महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सामाजिक और आर्थिक न्याय की नींव रखता है। अनुच्छेद 39 के डी का मुख्य प्रावधान जो है, इस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 के डी में जो है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का प्रावधान जो है अनुच्छेद 39 के डी में जो है किया गया है। नेक्स्ट आता है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, यदि वो एक ही प्रकार का कार्य कर रहे हैं और उनकी जो है जिम्मेदारियां समान है, तो राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें मिलने वाला वेतन या पारिश्रमिक भी समान होगा। लिंग की बात करते हैं, जेंडर के आधार पर वेतन में कोई भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, यह मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन संविधान में यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो है आता है, जिसका अर्थ है कि इसे सीधे अदालत में चुनौती देकर लागू नहीं कराया जा सकता था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसलों जैसे रणधीर सिंह बनाम भारत संघ में कहा है कि यदि इसे अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 16 के साथ पढ़ा जाए तो यह एक संवैधानिक लक्ष्य है जिसे सरकार को मानना ही होगा। नेक्स्ट आता है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, इक्वल जो है रिम्यूनरेशन जो एक्ट 1976। अनुच्छेद 39 के डी के इसी सिद्धांत को कानूनी रूप देने के लिए सरकार ने 1976 में यह कानून बनाया। इसके तहत कंपनियों और संस्थानों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि वे महिला और पुरुष श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान मजदूरी जो है देगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 के अन्य महत्वपूर्ण भाग संक्षेप में। नेक्स्ट है, इसमें आप जो है अनुच्छेद 39 के बारे में जान रहे हैं तो इसके अन्य बिंदुओं को भी समझना जरूरी होगा। अनुच्छेद 39 का ये सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार जो है यह देता है। अनुच्छेद 39 के भी देश के संसाधनों का वितरण इस प्रकार हो कि वह सार्वजनिक हित यानी पब्लिक गुड में जो है वह व्यवस्थित हो। नेक्स्ट है 39 का सी धन और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण यानी कंसंट्रेशन ना हो, अर्थात अमीरी गरीबी का जो है कोई खाई इसमें देखने को ना मिले। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।